कहानी की शुरुआत में हम डेविड और उसकी पत्नी एमी को देखते हैं जो अपनी जिंदगी के एक आखिरी सफर पर निकले थे। दरअसल कुछ समय पहले उनका एक बच्चा था जो उनकी ही लापरवाही की वजह से गुजर गया था। तब से दोनों के दरमियान दूरियां बढ़ गईं और रोज बरोज के मतभेदों से तंग आकर उन्होंने तलाक लेने का फैसला कर लिया। यही वजह थी कि वे अपने इस रिश्ते को एक आखिरी मौका देने या यूं कहें कि यादों को समेटने के लिए इस आखिरी ट्रिप पर निकले थे। लेकिन सफर के दौरान डेविड अचानक एक शॉर्टकट रास्ता ले लेता है जो काफी उबड़ खाबड़ और सन्नाटे से भरा था। रास्ता देखकर एमी को अजीब लगता है और वह डेविड से पूछती है कि उसने गाड़ी इस तरफ क्यों मोड़ी, जिस पर डेविड सफाई देते हुए कहता है कि यह रास्ता उनकी मंजिल के लिए सबसे नजदीक है। लेकिन एमी को शक होता है और वह तसल्ली के लिए मैप निकालकर देखती है। तब उसे पता चलता है कि नक्शे पर इस रास्ते का कोई वजूद ही नहीं है। अब डेविड को भी इस बात का एहसास होने लगता है कि वे रास्ता भटक चुके हैं और तभी अचानक उनकी गाड़ी का इंजन अजीब अजीब आवाजें करने लगता है। अब दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि इस सुनसान जगह पर क्या किया जाए, लेकिन तभी उन्हें आगे एक पुराना पेट्रोल पंप दिखाई देता है। राहत की सांस लेते हुए डेविड गाड़ी को वहां रोक देता है और कार के अंदर बैठे बैठे ही पेट्रोल पंप की तरफ झांकता है जहां उसे कोई भी दिखाई नहीं देता। अब यह देखकर एमी का पारा चढ़ जाता है और गलत रास्ता चुनने की वजह से वह डेविड पर बुरी तरह भड़क उठती है, जिसकी वजह से दोनों के बीच बहस छिड़ जाती है। लेकिन तभी अचानक उस घने अंधेरे को चीरते हुए एक रहस्यमय आदमी उनकी गाड़ी के ठीक सामने आ खड़ा होता है। उसे अचानक इस तरह सामने देखकर दोनों के जिस्म का खून जम जाता है और वे बुरी तरह सहम जाते हैं। फिर किसी तरह खुद को संभालते हुए डेविड उस अजनबी को बताता है कि वे डाउनी शहर की तरफ जा रहे थे, लेकिन इस अनजाने रास्ते पर आकर भटक गए हैं और ऊपर से उनकी गाड़ी ने भी जवाब दे दिया है। ये सब सुनकर वह अजनबी कहता है कि वे लोग अपनी मंजिल से 30 मील आगे निकल आए हैं, इसलिए उन्हें यहाँ से वापस पीछे जाना पड़ेगा। इसके बाद वह आदमी बताता है कि वह एक मैकेनिक है और उनसे गाड़ी की जांच करने की इजाजत मांगता है, जिस पर डेविड फौरन तैयार हो जाता है। जिसके बाद वह मैकेनिक गाड़ी के नीचे जाता है और कुछ ऐसा करता है जिससे इंजन से आ रही वह अजीब आवाज पल भर में गायब हो जाती है। फिर वह रहस्यमय आदमी वहां से चला जाता है और डेविड और एमी राहत की सांस लेते हुए अपनी गाड़ी स्टार्ट करके वहां से रवाना हो जाते हैं। लेकिन कुछ ही दूर जाने के बाद उनकी गाड़ी अचानक झटके देने लगती है और एक जोरदार आवाज के साथ बंद हो जाती है। यह देखकर डेविड परेशान होकर गाड़ी से उतरता है और बोनट खोलकर चेक करने लगता है, लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी उसे समझ नहीं आता कि खराबी क्या है। अब जब जान बचाने का कोई और रास्ता नहीं सूझा तो डेविड एमी को साथ लेकर वापस उसी पेट्रोल पंप की तरफ पैदल ही रवाना हो जाता है। घने अंधेरे और खौफ के साये में वहां पहुंचकर उन्हें पेट्रोल पंप से ही सटा हुआ एक छोटा और बेहद पुराना मोटल दिखाई देता है। अब मजबूरी और थकान से चूर वे दोनों उस होटल के अंदर चले जाते हैं, लेकिन अंदर कदम रखते ही उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि अंदर के एक कमरे से किसी महिला के बेहद दर्दनाक तरीके से चीखने चिल्लाने और रहम की भीख मांगने की भयानक आवाजें आ रही थी। यह खौफनाक मंजर महसूस करके एमी बुरी तरह डर जाती है और डेविड से फौरन यहाँ से भागने को कहती है, लेकिन डेविड वहाँ से जाने से इनकार कर देता है और काउंटर पर रखी बेल को जोर जोर से बजाने लगता है। घंटी की आवाज सुनकर अंदर से वहाँ का मैनेजर बाहर आता है, जिसका नाम मेसन था। मेसन को देखते ही डेविड उससे तल्ख लहजे में सवाल करता है कि वह दर्दनाक आवाज किसकी थी। ये सुनकर मैनेजर के चेहरे पर कोई शिकन नहीं है। वह खामोश रहता है और फिर वह चुपचाप वापस अंदर जाता है और हाथ में एक रिमोट लेकर बाहर आता है। फिर वह मुस्कुराते हुए कहता है कि वह अंदर एक हॉरर फिल्म देख रहा था जिसमें एक औरत चिल्ला रही थी। ये सुनकर दोनों चैन की सांस लेते हैं। फिर डेविड उससे आसपास किसी गैरेज का पता पूछता है, जिस पर मेसन बताता है कि पास में एक गैरेज तो है, लेकिन वह इस वक्त बंद हो चुका है। अब दोनों शमकश में पड़ जाते हैं कि आगे क्या किया जाए। तभी मैनेजर उन्हें सलाह देता है कि वे आज की रात इसी होटल में ठहर जाएं और अगली सुबह वो खुद मैकेनिक को बुलवाकर उनकी गाड़ी ठीक करवा देगा। तो तब तक के लिए तुम दोनों आराम से यहाँ कमरा नंबर 4 में सुस्ताओ और सुबह होते ही अपनी मंजिल के लिए रवाना हो जाना। डेविड को उसकी बात सही लगती है, इसलिए वह उस होटल में एक कमरा किराए पर ले लेता है। इसके बाद डेविड और एमी अपना सामान उठाते हैं और उस खौफनाक रात को काटने के लिए अपने कमरे की तरफ बढ़ जाते हैं। लेकिन वे दोनों इस खौफनाक हकीकत से बिल्कुल अनजान थे कि यह उनकी जिंदगी की आखिरी रात साबित होने वाली है, क्योंकि जैसे ही वे कमरे के अंदर कदम रखते हैं तभी डेविड और एमी को एक अजीब सी सीलन और सड़न की बदबू आती है, जिससे उनके दिलों में एक अनजाना सा खौफ बैठ जाता है। तभी वे यह भी देखते हैं कि कमरे का फर्नीचर बेहद पुराना और बोसीदा था। यहाँ तक कि दीवारों का पेंट उखड़ रहा था और बाथरूम के नल से जंग लगा हुआ सुर्ख लाल पानी बह रहा था। अब यह सब देखकर एमी और चिढ़ जाती है और डेविड से फौरन यहाँ से चले जाने की जिद करने लगती। लेकिन डेविड उसे समझाने की कोशिश करता है कि ये बस कुछ ही पलों की बात है, इसलिए उन्हें थोड़ा समझौता कर लेना चाहिए। अब दोनों इस बात पर बहस कर ही रहे होते हैं कि तभी अचानक वहाँ रखा हुआ फोन बज उठता है। फोन की अचानक आई आवाज से एमी सहम जाती है, लेकिन डेविड फौरन उसे दिलासा देते हुए कहता है कि शायद मैनेजर ने किसी काम से फोन किया होगा, जिसे सुनकर एमी राहत की सांस लेती है और फोन उठा लेती है। लेकिन दूसरी तरफ से कोई
कोई कुछ नहीं बोलता और तभी अचानक कमरे का दरवाजा जोर जोर से खटखटाने लगता है। ये सुनकर डेविड तुरंत दरवाजा खोलता है, लेकिन उस समय भी बाहर कोई मौजूद नहीं था। अब वह हैरान होकर जैसे ही दरवाजा बंद करता है, कमरे में रखा फोन दोबारा बज उठता है। अब ये सुनकर डेविड खुद फोन उठाता है और सामने वाले से उसकी पहचान पूछता है, लेकिन इस बार भी दूसरी तरफ से कोई आवाज नहीं आती। इसके बाद जैसे ही वह फोन रखता है, दरवाजे पर फिर से वही दस्तखत शुरू हो जाती है, मगर इस बार वह आवाज कमरे के अंदर मौजूद उस दरवाजे से आ रही थी जो साथ वाले बगल के कमरे से जुड़ता था। और तभी अचानक वो सामान्य दस्तक एक खौफनाक बैंगिंग में तब्दील हो जाती। अब ये सब देखकर डेविड थोड़ा सतर्क हो जाता है और अंदरूनी दरवाजे के पास जाकर चिल्लाता है कि तुम हमसे चाहते क्या हो, लेकिन दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आता। बस वह दरवाजा लगातार पीटा जा रहा था। ये खौफनाक सिलसिला कुछ देर तक यूं ही चलता रहता है और आखिर में डेविड के सब्र का बांध टूट जाता है और गुस्से से तमतमाया हुआ कमरे से बाहर निकलता है और सीधे बगल वाले कमरे के दरवाजे पर जाकर जोर जोर से चिल्लाने लगता है, लेकिन वहां से किसी भी तरह का कोई रिस्पांस नहीं आता। अब इस बदतमीजी और अड़ियल रवैया की शिकायत करने के लिए वह सीधे रिसेप्शन ऑफिस पहुंचता है और काउंटर पर रखी बेल को मुसलसल बजाने लगता है। घंटी की लगातार आवाज सुनकर मैनेजर मेसन हड़बड़ाता हुआ बाहर आता है और हैरान होकर इस अफरा तफरी की वजह पूछता है। उसे देखते ही डेविड बेहद गुस्से में उससे कहता है कि बगल वाले कमरे में जो कोई भी है वह हमें जानबूझकर परेशान कर रहा है, तो तुम कुछ भी करो लेकिन फौरन उसे शांत करो। डेविड की बात सुनकर मैनेजर कुछ पल के लिए सोच में पड़ जाता है और फिर बड़ी संजीदगी से कहता है कि आज रात तो इस पूरे होटल में आप दोनों के अलावा कोई और मुसाफिर ठहरा ही नहीं। अब यह सुनकर डेविड शॉक हो जाता है और गहरी सोच में डूब जाता है। तभी मैनेजर बात को संभालते हुए कहता है कि शायद यह पड़ोस के कुछ आवारा बच्चे होंगे, क्योंकि अक्सर वे बच्चे यहाँ आकर छिप जाते हैं और ऐसी शरारतें करते हैं, इसलिए आप फिक्र मत कीजिए और ना ही कोई तनाव लीजिए, मैं खुद जाकर उन्हें देखता हूँ। मैनेजर के इस दिलासे के बाद डेविड वापस अपने कमरे में आ जाता है, लेकिन एमी अब बहुत ज्यादा डरी हुई थी। वह रोते हुए फिर से डेविड से यहाँ से भाग चलने को कहती है, लेकिन डेविड हमेशा की तरह उसकी बात को टाल देता है और कहता है कि बस कुछ घंटों की तो बात है और जैसे ही सुबह होगी मैकेनिक को बुलवाकर गाड़ी ठीक कराएंगे और यहाँ से हमेशा के लिए निकल जाएंगे। जिसके बाद डेविड वक्त काटने के लिए कमरे का टीवी ऑन कर देता है, लेकिन स्क्रीन पर सिर्फ धुंधलापन आ रहा था और कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तभी उसकी नजर टीवी के ऊपर रखी कुछ वीडियो टेप्स पर पड़ती है। उन्हें देखकर वो एक टेप उठाता है और उसे वीसीआर में डालकर प्ले कर देता है, लेकिन स्क्रीन पर जो कुछ भी शुरू हुआ उसे देखकर दोनों के होश उड़ गए, क्योंकि वह कोई आम वीडियो नहीं थी बल्कि एक स्नफ फिल्म थी, यानी असली अपराध का एक ऐसा खौफनाक मंजर जिसमें कुछ नकाबपोश दरिंदे एक कमरे के अंदर एक बेबस लड़की को बेहद बेरहमी से टॉर्चर कर रहे थे और आखिर में उसका गला रेतकर बेरहमी से उसका कत्ल कर देते हैं। ये भयानक मंजर देखकर डेविड को लगता है कि ये किसी घटिया इंसान की बनाई हुई कोई भी ग्रेड हॉरर फिल्म है, इसलिए वह नफरत और घिन से फौरन उस कैसेट को निकालता है और दूसरा कैसेट को डालता है। लेकिन दूसरी वीडियो में भी एक नया कपल दिखाई देता है जिसे वे नकाबपोश शिकारी ठीक उसी तरह तड़पा तड़पाकर मौत के घाट उतार रहे होते हैं। अब उस वीडियो को देखते देखते अचानक डेविड की नजर उसके बैकग्राउंड पर पड़ती है, जो हूबहू उनके कमरे के बैकग्राउंड जैसी ही दिख रही थी। तभी उसे एक बेहद अजीब और खौफनाक एहसास होता है। वो उस वीडियो और उससे पिछले वीडियो के बैकग्राउंड को बहुत गौर से देखता है और वह देखकर दोनों की सांसें एकदम अटक जाती हैं, क्योंकि वे इस खौफनाक हकीकत को समझ चुके थे कि यह सारी वीडियो इसी कमरे में शूट हुई थी। अब ये खौफनाक सच जानकर दोनों की रूह कांप उठती है। तभी दोनों को इस भयानक हकीकत का एहसास होता है कि इस मटल में आने वाला कोई भी मुसाफिर आज तक जिंदा बचकर नहीं जा सका है, क्योंकि वीडियो में दिखने वाले लोग कोई और नहीं बल्कि यहाँ ठहरने वाले पिछले गेस्ट्स थे, जिन्हें इन दरिंदों ने तड़पाड़ पाकर मार डाला था और उन मर्डर्स को रिकॉर्ड करके स्नफ फिल्म्स का एक बहुत बड़ा ब्लैक बिजनेस चला रहे थे। तभी डेविड पागलों की तरह कमरे की बारीकी से जांच करना शुरू करता है, जहां पर उसे एक छुपा हुआ कैमरा मिलता है। इसके बाद वह एयर वेंटिलेटर की जाली उखाड़ता है तो उसके अंदर भी एक वॉइस रिकॉर्डर लगा हुआ मिलता है। तब उन्हें समझ आ जाता है कि मैनेजर मेसन और उसके नकाबपोश साथी रिसेप्शन में आराम से बैठकर यह लाइव देख रहे थे। अब जैसे ही उन्हें भनक लगती है कि डेविड ने सारे कैमरे ढूंढ निकाले हैं, वैसे ही होटल का पूरा पावर सिस्टम कट कर दिया जाता है और कमरे की लाइटें गुल हो जाती और चारों तरफ घुप अंधेरा छा जाता है और उसी वक्त खिड़की और दरवाजों को जोर जोर से पीटने की भयानक आवाजें आने लगती हैं। तभी अचानक खिड़की के बाहर एक नकाबपोश आदमी आकर खड़ा हो जाता है, जिसके चेहरे पर डरावना मास्क और हाथों में नुकीले हथियार थे, लेकिन वे सीधे दरवाजा तोड़कर अंदर नहीं आते और वहां से चला जाता है। अब डेविड को समझ आता है कि रास्ते में उनकी कार का खराब होना कोई इत्तेफाका नहीं था। वो मैकेनिक जो उन्हें मिला था वह भी इस साजिश का हिस्सा था और उसी ने गाड़ी को इस तरह खराब किया था ताकि वे रात यहाँ रुकने के लिए मजबूर हो जाएं। अब यह सब समझकर डेविड फौरन एमी का हाथ पकड़ता है और दोनों कमरे से बाहर भाग निकलते हैं। वे सोच रहे थे कि यहाँ से भागकर किसी तरह पुलिस को फोन करेंगे, लेकिन तभी अचानक उनके सामने वही मास्क पहने लोग आ जाते हैं और उन्हें चारों तरफ से घेर लेते। अब बाहर निकलने के सारे रास्ते बंद हो चुके थे, क्योंकि वे नकाबपोश शिकारी डेविड और एमी को वापस कमरे की तरफ धकेल रहे थे। चारों तरफ मौत का साया था और उनके पास बचने का कोई और चारा नहीं था, इसलिए वे जान बचाकर वापस
उसी खौफनाक कमरे में आकर खुद को बंद कर लेते हैं। डेविड को अब इस बात का एहसास हो चुका था कि वे यहाँ ज्यादा देर तक महफूज नहीं है, इसलिए वह कमरे के हर कोने की तलाशी लेता है ताकि कहीं से उन्हें कोई ऐसा हथियार मिल जाए जिससे वे अपनी आत्मरक्षा कर सके। लेकिन काफी ढूंढने के बाद भी उन्हें कुछ नहीं मिलता और आखिर में डेविड बाथरूम की खिड़की का शीशा तोड़ता है और अपने हाथ पर कपड़ा बांधकर कांच के एक नुकीले टुकड़े को हथियार की तरह पकड़ लेता है, जिसके बाद वो एमी को कमरे के एक सुरक्षित कोने में ले जाकर बैठा देता है। लेकिन डेविड की इस कोशिश का कोई खास फायदा नहीं होने वाला था, क्योंकि शातिर मैनेजर हिडन कैमरों के जरिए उनकी हर हरकत पर नजर रख रहा था। अब काफी देर तक बैठे रहने के कारण एमी की आंख लग जाती है, लेकिन इस बीच डेविड उस कोने से उठता है और उन वीडियो टेप्स को खंगालने लगता है ताकि यहाँ से फरार होने का कोई सुराग मिल सके। अब कुछ घंटों के बाद जब एमी की नींद खुलती है तो वह देखती है कि डेविड अब भी टीवी स्क्रीन को ही घूर रहा है। ये देखकर वह बुरी तरह घबरा जाती है और डेविड से शिकायत भरे लहजे में कहती है, इस मुसीबत की घड़ी में तुम मुझे इस तरह अकेला छोड़कर वह घटिया वीडियो क्यों देख रहे हो? तभी डेविड उसे इशारे से शांत कराता है और फुसफुसाते हुए बताता है कि उनकी नजरें लगातार हमारे ऊपर हैं, तो उन्हें लगना चाहिए कि हम हार मान चुके हैं और भागने का कोई प्लान नहीं बना रहे हैं ताकि वे बेफिक्र हो जाएं। इसीलिए मैं इतनी शांति से इन वीडियो को देख रहा हूँ ताकि कोई सुराग मिल सके, और मुझे वह सुराग मिल गया। फिर डेविड एमी को अपने करीब बुलाता है और फुसफुसाते हुए समझाता है कि मैंने हर वीडियो को बहुत ध्यान से देखा है और हर एक वीडियो में मैंने यही नोटिस किया है कि कातिल बाथरूम के रास्ते से ही कमरे के अंदर दाखिल हो रहा है। फिर जब मैं उस बाथरूम में गया था तब मेरे पैर के नीचे से एक अजीब सी आवाज आई थी, जैसे उस जगह की जमीन अंदर से खोखली हो। इसीलिए मैंने उस जगह को बहुत ध्यान से देखा तो मुझे वहाँ लकड़ी के तख्तों से ढका एक गुप्त रास्ता मिला। फिर जब मैंने उस दरवाजे को खोला तो मुझे वहाँ से एक बेहद पतली और अंधेरी सुरंग दिखाई दी जो जमीन के नीचे से होते हुए इस मोटल के अलग अलग हिस्सों तक जाती है। जिसके बाद डेविड एमी को अपना बनाया हुआ एक प्लान बताता है कि वे कैसे इस सुरंग के जरिए यहाँ से साफ बचकर भाग सकते हैं। लेकिन तभी अचानक उन्हें बाहर किसी भारी ट्रक के आने की आवाज सुनाई देती है। ये आवाज सुनते ही दोनों तुरंत कमरे की खिड़की की तरफ भागते हैं, जहाँ देखने पर उन्हें एक अजनबी ट्रक ड्राइवर दिखाई देता है जो अपनी गाड़ी खड़ी करके वहाँ किसी का इंतजार कर रहा है। अब मदद की उम्मीद में वे दोनों उस ट्रक ड्राइवर का ध्यान खींचने के लिए खिड़की के शीशे को जोर जोर से पीटने लगते हैं। लेकिन उनकी बदकिस्मती देखिए, वह ट्रक ड्राइवर भी इस खौफनाक खेल का एक हिस्सा था। यानी वह वहाँ किसी की मदद करने नहीं बल्कि मैनेजर मेसन से उन टॉर्चर टेप्स का नया बॉक्स खरीदने आया था। अब वे पूरी तरह निराश होकर सोच में पड़ जाते हैं कि आगे क्या करें। लेकिन तभी डेविड और एमी देखते हैं कि कुछ नकाबपोश शिकारी उनके कमरे के दरवाजे की तरफ बढ़ रहे हैं। अब उनके पास बचने का कोई और चारा नहीं था, इसलिए वे तुरंत पीछे हटते हैं और बाथरूम के रास्ते उसी पतली सुरंग के अंदर उतर जाते हैं। लेकिन सुरंग के अंदर का माहौल बेहद घिनौना और खौफनाक, क्योंकि चारों तरफ रेंगते हुए कीड़े, चूहे और दम घोंटने वाली अजीब सी घुटन थी। लेकिन वे दोनों हार नहीं मानते और किसी तरह रेंगते हुए सुरंग के रास्ते आगे बढ़ते हैं और सीधे रिसेप्शन ऑफिस के ठीक नीचे पहुंच जाते। वहां जमीन की दरारों से वे देखते हैं कि ऑफिस के अंदर कई स्क्रीनर्स पर वही टॉर्चर वीडियो चल रहे हैं और उस वक्त वहां कोई नहीं था। इसलिए वे दोनों ऊपर आते हैं और मदद के लिए किसी साधन को ढूंढने की कोशिश करते हैं। तभी एमी की नजर पास के टेबल पर रखे एक लैंडलाइन टेलीफोन पर पड़ती है। यह देखकर वह बिना वक्त गंवाए तुरंत पुलिस का नंबर डायल कर देती है। लेकिन इससे पहले कि वह पुलिस वाले से अपनी पूरी बात कह पाती, उन्हें बाहर से मैनेजर मेसन के आने के कदमों की आहट सुनाई देती है। इसीलिए एमी तुरंत फोन का रिसीवर वहीं छोड़ती है और वे दोनों वापस उसी सुरंग में कूद जाते हैं। अब ऑफिस के अंदर पहुंचकर मेसन जब मॉनिटर्स में देखता है तो उसे डेविड और एमी कहीं नजर नहीं आते, तो वह गुस्से से पागल हो जाता है। तभी मेसन की नजर काउंटर पर पड़े उस फोन पर पड़ती है जिसके रिसीवर से अभी भी एक पुलिस वाले की आवाज आ रही थी। मेसन तुरंत माजरा समझ जाता है कि वे दोनों इसी सुरंग के जाल में कहीं छिपे हैं, इसलिए वह सबसे पहले फोन की केबल खींचकर उसे अपनी जेब में डालता है। फिर वह अपने एक साथी को दफ्तर की तरफ से सुरंग के अंदर भेजता है और दूसरे साथी को डेविड के कमरे वाले बाथरूम के रास्ते सुरंग में उतार देता है ताकि डेविड और एमी दोनों तरफ से बीच में ही फंस जाए। लेकिन सुरंगों का यह जाल जमीन के नीचे कई हिस्सों में बटा हुआ था, इसलिए डेविड और एमी इस बार एक दूसरा रास्ता चुनते हैं और सीधे मोटल के गैरेज के अंदर जा निकलते हैं। अंदर पहुंचते ही वे सुरंग के उस मुहाने को वहां पड़े भारी सामान और कबाड़ से पूरी तरह ब्लॉक कर देते हैं ताकि कोई पीछे से ना आ सके। इसके बाद वे राहत की एक ठंडी सांस लेते हैं और कुछ देर तक वहीं छुपे रहते हैं। लेकिन तभी उन्हें दूर से पुलिस के सायरन की आवाज सुनाई देती है। ये सुनकर जब वे गैरेज की खिड़की से बाहर झांकते हैं तो सचमुच वहां पुलिस की एक गाड़ी आकर रुकी हुई दिखाई देती है। लेकिन इस बार वे तुरंत बाहर भागकर मदद नहीं मांगते, क्योंकि उनके मन में एक गहरा शक पैदा हो चुका था कि कहीं यह पुलिस वाला भी इस मोटल के खूनी गिरोह के षड्यंत्र में शामिल ना हो। इसलिए वे अपनी जान जोखिम में ना डालते हुए कुछ देर और छिपकर उस पुलिस वाले की हरकतों पर नजर रखने का फैसला करते हैं। तब वह पुलिस वाला मैनेजर मेसन से मिलता है और उस लैंडलाइन फोन से किए गए कॉल के बारे में पूछता है, क्योंकि एमी ने फोन पर कम से कम इतना तो बता ही दिया था कि वे बेहद खतरे में हैं। लेकिन शातिर मैनेजर सरासर झूठ बोलते हुए कहता है कि यहाँ पिछले 3 दिन से कोई भी टूरिस्ट नहीं आया है, तो यहाँ से कॉल आने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन शेरफ को अच्छे से पता था कि वह कॉल इसी होटल से आया था, इसलिए वह होटल की
जांच करने लगता है। फिर जब वह मैनेजर को एक कमरे को खोलने के लिए कहता है तो मेसन बहाना बनाते हुए कहता है कि वह कमरे की चाबी ऑफिस में ही भूल गया है, तो वह यह बोलकर उसे लेने के लिए चला जाता है। लेकिन जैसे ही शरीफ दरवाजे को खुद धकेलता है तो वह रूम बिना चाबी के ही आराम से खुल जाता है। अब अंदर जाकर वह कमरे की तलाशी लेता है, लेकिन शुरुआत में उसे कोई सुराग नहीं मिलता। फिर वह जैसे ही बाथरूम में जाता है उसे वह खुली हुई सुरंग मिल जाती है, जिसमें से डेविड और उसकी पत्नी वहाँ से भाग निकले थे। तभी उसकी नजर वहाँ पड़े वीडियो टेप्स पर पड़ती है, जिन्हें देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। अब यह सब देखकर वह समझ जाता है कि जरूर यहाँ कोई घिनौना और खूनी खेल चल रहा है। इसीलिए वह तुरंत कमरे से बाहर निकलकर अपनी गाड़ी की तरफ भागता। गैरेज में छिपे डेविड और एमी जब उस घबराए हुए शेरफ को कमरे से बाहर निकलते हुए देखते हैं तो उन्हें यकीन हो जाता है कि यह पुलिस वाला मोटल के हथियारों के साथ मिला हुआ नहीं है। इसलिए वे तुरंत गैरेज से बाहर आते हैं और शेरफ को अपनी पूरी कहानी आप बीती सुनाते हैं। ये सुनकर शेरफ उन्हें अपनी गाड़ी में बैठने को कहता है, लेकिन जैसे ही वह गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करता है गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। इसलिए शेरफ गाड़ी से बाहर उतरता है और चेक करने के लिए गाड़ी का बोनट उठाता है। फिर जैसे ही वह बोनट को नीचे करता है, एमी और डेविड देखते हैं कि ठीक शेरफ के पीछे वही नकाबपोश कातिल खड़ा है। अब इससे पहले कि शेरफ कुछ समझ पाता, वो नकाबपोश आदमी बेहद बेरहमी से उसकी पीठ में चाकू घोंप देता है, जिसे देखकर दोनों दहल जाते हैं और अपनी जान बचाने के लिए तुरंत गाड़ी से निकलकर वापस अपने कमरे की तरफ लौट जाते हैं। अब डेविड को समझ आ जाता है कि आज की रात उनकी मौत पक्की है, इसलिए वह तुरंत बाथरूम की तरफ भागता है और वहाँ की खिड़की के शीशे को तोड़ देता है। लेकिन वो खिड़की इतनी बड़ी नहीं थी कि वे दोनों उसमें से निकलकर भाग सके। तभी वह देखता है कि वे तीनों कातिल इस वक्त पुलिस की गाड़ी को ठिकाने लगाने में मशरूफ। इसलिए वह एक प्लान बनाता है कि वह किसी तरह मैनेजर के ऑफिस में घुस जाए और वहाँ दीवार पर टंगी बंदूक उठा लाए। लेकिन इस खतरनाक मिशन पर निकलने से पहले वह एमी की हिफाजत के बारे में सोचता है। तभी उसे एक तरकीब सूझती है। वह पहले एमी के कपड़ों का एक टुकड़ा फाड़कर टूटी हुई खिड़की पर अटका देता है, ताकि कातिलों को लगे कि एमी यहाँ से बाहर भाग चुकी है। इसके बाद वो एमी को छत के पास बने एक छोटे से वेंटिलेशन शेड के अंदर छुपा देता है और उसे वादा करता है कि मैं तुम्हें लेने जरूर आऊंगा। लेकिन जैसे ही डेविड कमरे का दरवाजा खोलकर बाहर फैला कदम रखता है, घात लगाकर बैठा एक नकाबपोश कातिल अचानक उसके पेट में चाकू घोंप देता है, जिसकी वजह से डेविड दर्द से कराते हुए जमीन पर गिर पड़ता है। तभी वहाँ मैनेजर मेसन अपने हाथ में कैमरा ली पहुंचता है और तड़पते हुए डेविड की मौत का लाइव वीडियो शूट करने लगता है। तभी एमी ऊपर से यह सब साफ देख रही होती है, लेकिन अपने दिल पर पत्थर रखकर वो किसी तरह अपनी चीख को दबाती है। अब कातिल डेविड को मरा हुआ समझकर वे सब एमी को ढूंढने के लिए कमरे के अंदर दाखिल होते हैं। लेकिन तभी बाथरूम की खिड़की पर एमी के कपड़े का फटा हुआ टुकड़ा देखकर उन्हें यकीन हो जाता है कि वह यहाँ से भाग निकली है। अपनी इस गलतफहमी के कारण वे तीनों एमी की तलाश में बाहर जंगलों की तरफ निकल जाते हैं। पूरी रात खौफ के साये में गुजारने के बाद सुबह होने पर एमी हौसला करके वेंटिलेशन शेड से नीचे उतरती है। वो रोती हुई धीरे धीरे डेविड के बेजान जिस्म के पास जा ही रही होती है कि तभी अचानक उसके पीछे वही नकाबपोश कातिल आ धमकता है। उसे देखते ही एमी के होश उड़ जाते हैं और वह अपनी जान बचाकर बाहर की तरफ भागती है। भागते भागते किस्मत से उसे उन कातिलों की गाड़ी मिल जाती है, जिसकी चाबी अंदर ही लगी थी। इसलिए एमी बिना वक्त गवाए तुरंत गाड़ी के अंदर बैठती है। लेकिन जैसे ही वह गाड़ी स्टार्ट करती है, तभी अचानक दूसरा कातिल गाड़ी की छत पर कूदता है और सनरूफ का शीशा तोड़ते हुए अंदर घुसकर एमी का गला दबोचने लगता है। लेकिन एमी इस बार हार मानने के मूड में नहीं थी। वो अपनी पूरी ताकत लगाकर गाड़ी का एक्सीलरेटर दबा देती है, जिससे गाड़ी पूरी रफ्तार पकड़ लेती है और सीधे मोटल के रिसेप्शन ऑफिस की तरफ चली जाती है, जहां पहला कातिल खड़ा था। तब एक जबरदस्त धमाके के साथ गाड़ी सीधे रिसेप्शन की दीवार और शीशों को चकनाचूर करती हुई ऑफिस के अंदर जा घुसती है। इस भयानक एक्सीडेंट में वे दोनों कातिल गाड़ी के नीचे कुचलकर तड़प तड़प कर मर जाते हैं। लेकिन एमी की किस्मत अच्छी थी कि वह इस हादसे में जिंदा बच जाती है। अब वह किसी तरह चोटिल हालत में कार से बाहर निकलती है और मैनेजर के ऑफिस की तरफ बढ़ती है, जहां दीवार पर 2 बंदूकें टंगी थी। ये देखकर वह जैसे ही बंदूक निकालने की कोशिश करती है, तभी मैनेजर मेसन वहां पहुंच जाता है और एमी को जोरदार धक्का मारकर उस पर मुक्कों की बरसात करने लगता है। लेकिन तभी एमी अपनी आखिरी ताकत समेटती है और मैनेजर के पैरों के बीच एक जोरदार लात मारती है, जिसकी वजह से मैनेजर गुस्से से पागल हो जाता है और